डॉम्स पेंसिल। हैरानी की बात यह है कि 2 डेकेड्स पहले जिस ब्रांड का कोई नामो निशान तक नहीं था, आज वो 4000 करोड़ रुपए की इंडियन स्टेशनरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। जबकि इस इंडस्ट्री में पहले से ही 90 साल पुराना कैमलिन और 65 साल पुराना हिंदुस्तान पेंसिल का राज हुआ करता था, जिसकी नटराज और अप्सरा पेंसिल्स तो आप सबको याद ही होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक बिल्कुल नया ब्रांड आखिर इतने बड़े बड़े कंपनीज को टक्कर कैसे दे रहा है, और इन्होंने ऐसा कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाया कि इतने कम समय में आज ये इंडियन स्टेशनरी मार्केट का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गया। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। एक्चुअली दोस्तों, डॉम्स की शुरुआत तो 2006 में हुई थी, लेकिन 1975 में ही इसकी नींव रखी जा चुकी थी, जब रसिकलाल रवेसिया, जो मुंबई की एक स्टेशनरी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने अपने जॉब को छोड़ के अपने खुद की कंपनी शुरू करने की सोची। ये दौर एक स्टूडेंट लेड सोशल मूवमेंट के बाद का था, जिसे हम नव निर्माण आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस मूवमेंट के बाद गुजरात सरकार राज्य के छोटे शहरों और बी क्लास सिटीज में बिजनेस को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही थी। साथ ही लोगों को अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए सब्सिडी और लोन भी दे रही थी। इसे देखते हुए रसिकलाल रवेसिया मुंबई को छोड़ के गुजरात के एक छोटे से शहर उंबरगांव में आ गए और अपने दोस्त मनसुखलाल रजानी को भी अपने कारोबार में शामिल कर लिया। इन दोनों ने मिलकर आरआर एंटरप्राइज के नाम से 1975 में इस छोटी सी पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की नींव रखी। लेकिन इनके लिए इस मार्केट में सरवाइव करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि 70 के दशक में पहले से ही इंडियन स्टेशनरी मार्केट पर कई बड़े प्लेयर्स का कब्जा था, जिसमें हिंदुस्तान, कैमलिन, लायन और रैबिट पेंसिल शामिल थे। अब रसिकलाल जी अपना खुद का ब्रांड लॉन्च तो करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने फंड और रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इन बड़े जायंट्स के साथ टक्कर ले सकें। ऐसे में इन्होंने अपने बिजनेस के लिए OEM रूट को अपनाया, यानी अब वो दूसरे ब्रांड्स के लिए पेंसिल बनाया करते थे। 90 के दशक में इन्होंने अपनी पेंसिल की क्वालिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए पॉलीमर पेंसिल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की, और उसी समय कंपनी का नाम बदलकर राइट फाइन पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। उस टाइम पेंसिल में यूज होने वाला लेड ग्रेफाइट और क्ले के मिक्सचर से बनता था, जहां रसिकलाल ने इस क्ले को पॉलीमर से रिप्लेस कर दिया। पॉलीमर बेसिकली एक तरह का प्लास्टिक होता है, जिसको ग्रेफाइट के साथ मिक्स करने से जो लेड तैयार होता है वो ज्यादा स्मूथ और ग्लाइडिंग होता है। साथ ही इसके शार्प लेड दूसरे पेंसिल के मुकाबले कम टूटते हैं। इस कंपनी का पॉलीमर पेंसिल बनाने का ये डिसीजन उनके समय से बहुत आगे था, जिसका असर ये हुआ कि आज ये पॉलीमर पेंसिल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। खैर, कहानी पर वापस आएं तो इस सेक्टर में मिली कामयाबी के बाद रसिकलाल जी ने 2001 में अपने खुद के ब्रांड पर काम करना शुरू कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली 2002 में उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनके सपने पर वहीं ब्रेक सा लग गया। रसिकलाल जी की मौत के बाद अब कंपनी की सारी जिम्मेदारी उनके बेटे संतोष रवेसिया के कंधों पर आ गई, जिनको किसान केचप और उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ काम करने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। इन्होंने अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए अपने सभी भाइयों बहनों के साथ मिलकर इस कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने 4 सालों तक इंडियन स्टेशनरी मार्केट की इन डेप्थ रिसर्च की, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज किया, टारगेटेड कस्टमर्स के बिहेवियर को समझा और काफी मेहनत के बाद आखिरकार 2006 में इन्होंने डॉम्स के नाम से अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में इस कंपनी ने कर्नाटका के अंदर सिर्फ 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, जिसमें पेंसिल, इरेजर और शार्पनर शामिल थे, क्योंकि संतोष रवेसिया के पिता का मानना था कि ये स्टेट मौजूदा ब्रांड्स की वजह से नए ब्रांड के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग मार्केट हो सकता है। ऐसे में शुरुआत भी यहीं से ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई यहाँ सक्सेसफुल होता है तो फिर दूसरी जगह उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। रसिकलाल रवेसिया जी की ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। कर्नाटक की मार्केट चैलेंजिंग तो जरूर थी, लेकिन आखिरकार डॉम्स वहां अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गया। साउथ में मिली सफलता के बाद कंपनी ने अब वेस्टर्न, ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में भी खुद को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, जिसका आज डॉम्स की सेल्स में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनकी सेल्स का 35% शेयर्स नॉर्थ से, 25% वेस्ट से, 20% ईस्ट से, तो वहीं 20% साउथ से जनरेट होता है। इसके अलावा अगर फिलहाल हम इंडियन स्टेशनरी मार्केट पर एक नजर डालें तो यहाँ 4 मेजर प्लेयर्स मौजूद हैं, जिन्होंने पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रखा है। जिसमें पहले नंबर पर है हिंदुस्तान पेंसिल, जिसके अंडर हमारे बचपन के साथी नटराज और अप्सरा आते हैं। हिंदुस्तान पेंसिल इंडिया का लार्जेस्ट पेंसिल मैन्युफैक्चरर है, और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि ये हर रोज 8 मिलियन से भी ज्यादा पेंसिल्स मैन्युफैक्चर किया करते हैं। सेकंड नंबर पर है कैमलिन, जिसकी पेंसिल, कलर एंड इरेजर का यूज आपने कभी ना कभी जरूर किया होगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र पेंसिल फैक्ट्री, जिसके ऑनर है मनीष धनकानी, और ये कंपनी बेसिकली एक OEM है जो दूसरी कंपनीज के लिए पेंसिल बनाने का काम करती है। और आखिरी में आता है डॉम्स,
जिसने अपने कमाल के प्रोडक्ट से इस पूरे मार्केट का मिजाज ही बदल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान पेंसिल ने 2015 में टोटल 9 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, लेकिन 2018 में ये गिरकर 1.17 करोड़ पर आ गया। वहीं 2015 में डॉम्स का प्रॉफिट 13 करोड़ रुपए था, जो 2018 में बढ़कर 26 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी कि मात्र 3 साल में इसने अपने प्रॉफिट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया। दोस्तों, इस कंपनी में एक सबसे खास बात यह है कि हिंदुस्तान पेंसिल और कैमलिन जैसे कॉम्पिटिटर्स के होने के बावजूद 2013 से ही डॉम्स 20% के CAGR से ग्रो कर रही है। इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में हिंदुस्तान पेंसिल और कैमलिन इन दोनों ने ही 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। वहीं सेम ईयर डॉम्स का रेवेन्यू था 700 करोड़ रुपए। साथ ही ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इस साल के एंड तक वो 1000 करोड़ के रेवेन्यू को टच कर जाएगा। पर सवाल ये है कि डॉम्स आखिर इतना ज्यादा रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कैसे कर रहा है, और इस ब्रांड में ऐसा यूनिक क्या है जिसने पुराने प्लेयर्स को इतनी तेजी से पीछे कर दिया। आइए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि एक ही तरह का सामान मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। नए नए इनोवेशन करना सभी कंपनी के लिए जरूरी है, एंड डॉम पेंसिल इस काम को बखूबी जानता है। इनका एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो किसी भी कीमत पर कस्टमर्स उसे पसंद करेंगे ही, साथ ही वो उस प्रोडक्ट को अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेंगे। ऐसे में ये कंपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग से कहीं ज्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करती है। अब डॉम्स जिस कस्टमर को टारगेट कर रहा है वो बेसिकली एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, जिसे शार्प निब या फाइन स्ट्रोक से कोई खास मतलब नहीं है। इसलिए जब वो डॉम्स की पॉलीमर पेंसिल को यूज करते हैं तो उसके डार्क पिगमेंट एंड ग्लाइडिंग एक्सपीरियंस बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा इनका एक और इनोवेशन है पेंसिल को ट्रायंगल शेप देना, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को 4 से 5 घंटे राइटिंग करनी पड़ती है। ऐसे में पेंसिल को ट्रायंगल शेप देने से उस पर ग्रिप और भी ज्यादा स्ट्रांग बनता है, साथ ही राइटिंग से होने वाला फिंगर पेन भी कम होता है। अब दोस्तों, ये नया नया इनोवेशन इसलिए हो पा रहा था क्योंकि डॉम्स शुरू से ही अपने प्रोडक्ट्स खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा था। इनके पास इनके खुद के ही वुड्स हैं, लेड भी ये खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ तक कि पेंसिल्स की पेंटिंग की भी इन हाउस प्रोडक्शन होती है। ये स्ट्रेटजी ना सिर्फ कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है बल्कि क्वालिटी मेंटेन करने में भी काम आता है, जो इन्हें बाकी ब्रांड से अलग बनाती है। दोस्तों, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल होती है तो उसमें इन्फ्लुएंसर्स और परचेजर का एक अहम रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक शॉपकीपर को ले लेते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप इसी शर्ट को खरीदें क्योंकि ये आप पर अच्छा लगेगा। यहाँ पर वो शॉपकीपर एक इन्फ्लुएंसर है और आप परचेजर। लेकिन स्टेशनरी मार्केट में चीजें बिल्कुल अलग हैं। आज बच्चे खुद ही इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, क्योंकि जब वो अपने दोस्तों के पास कोई नया या कूल गैजेट देखते हैं तो उन्हें भी वैसा ही चाहिए होता है। इसके बाद वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो उन्हें उनका पसंदीदा गैजेट्स दिला दें। इवन नोटबुक्स, स्टेशनरी आइटम्स और डॉम्स की रंग बिरंगी पेंसिल्स, ये सब वो खुद ही डिमांड करते हैं। लेकिन अगर हम 90s का दौर देखें तो हमारे पेरेंट्स ही इन्फ्लुएंसर थे और परचेजर भी। न्यू सेशन के स्टार्ट होने पर वो जो भी नोटबुक या पेंसिल हमें देते थे, हम उसे बिना किसी सवाल के यूज करने लगते थे। इसका ये भी रीजन था कि उस समय ब्रांड्स के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं होता था। फ्रेंड्स भी नटराज वाले थे और स्कूल भी ऑलमोस्ट सेम पेंसिल यूज करता था। लेकिन अब चीजें बिल्कुल बदल गई हैं और डॉम्स इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझता है। इसलिए इस ब्रांड का मैक्सिमम फोकस पेरेंट्स पर नहीं बल्कि बच्चों को अट्रैक्ट करने पर है। दोस्तों, आज इंडियन कस्टमर्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए मार्केट में फेबर कैसल जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी एंटर कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज इंडियन मार्केट प्राइस और क्वालिटी दोनों ही एस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो चुकी है। स्किन पे ब्लेमिशेस एंड अब इस मार्केट में सरवाइव करने का बस एक ही तरीका है, खुद की ब्रांड वैल्यू पर काम करना। लोग छोटी से लेकर बड़ी कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसका ब्रांड देखते हैं और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसे में डॉम्स की मेन स्ट्रेटजी थी कि वो अपना ज्यादातर फोकस मार्केटिंग की जगह एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाने पर रखें। फिलहाल डॉम्स के पोर्टफोलियो में हर वो प्रोडक्ट मौजूद है जिसे बच्चे पढ़ाई के दौरान यूज करते हैं। इससे स्कूल के अंदर इसके ब्रांड का नाम अपने आप उन बच्चों के बीच प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारी कलरफुल पेंसिल्स, यूनिक दिखने वाले इरेजर्स और अट्रैक्टिव शार्पनर्स को मार्केट में उतारती है। वहीं नटराज या अप्सरा के केस में आप कितने भी पैकेट्स क्यों ना ले लें, उसमें ब्लैक एंड ग्रे एंड रेड एंड ब्लैक कलर वाले पेंसिल ही मौजूद होते हैं, जो कुछ समय के बाद सभी को बोरिंग लगती है। आज अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि बिना मार्केटिंग पर लाखों करोड़ों खर्च किए डॉम्स की ऑर्गेनिक सेल हर साल लगातार बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि संतोष रवेशिया ने 2 साल तक किसान केचप के साथ काम किया था, जहां से उन्होंने सीखा कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम कैसे करता है।
उनके इसी एक्सपीरियंस और नॉलेज की बदौलत आज डॉम्स के पास 1000 से भी ज्यादा चैनल पार्टनर्स और 3000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और मुंबई जैसे कई मेजर सिटीज में मौजूद हैं। इसके अलावा डॉम्स ने कंपनी की सक्सेस के लिए सेल्स, R&D और पीपल मैनेजमेंट पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया है। आपको बता दें कि R&D इस कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें डॉम्स हर साल भारी इन्वेस्टमेंट करता है। आज डॉम्स पेंसिल अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बनाने में भी कामयाब हो गया है और आज ये 150 से भी ज्यादा देशों में अपनी पेंसिल्स को बेच रहे हैं। दोस्तों, किसी भी एवरेज वैल्यू वाले प्रोडक्ट से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी सबसे इफेक्टिवली काम करती है वो है एक बंडल को सेल करना। एंड ये चीज डॉम से बेटर शायद ही कोई जानता होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में गए हैं जहाँ से आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, लेकिन वहाँ आप देखते हैं कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन की कीमत 40,000 रुपए है। साथ ही उनके पास एक बंडल भी है जिसमें वो सेम फोन के साथ एक वायरलेस ईयरफोन और एक केस भी ऑफर कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 45,000 रुपए में। अब अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग खरीदते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 50,000 रुपए, लेकिन बंडल पैक आपको एक वैल्यूएबल डील लगने लगती है। एंड यही डील्स कंपनीज का मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करती हैं, क्योंकि इस ट्रिक की मदद से वो अपने प्रोडक्ट्स में एडिशनल चीजें ऐड करके बाकी के प्रोडक्ट्स की सेल को भी इंक्रीज कर लेते हैं। डॉम्स ने भी इसी ट्रिक का यूज किया और मार्केट में इसने कई तरह के स्मार्ट ड्राइंग किट्स, आर्ट किट्स और गिफ्टिंग रेंजेस जैसे कई बंडल्स लॉन्च किए। तो ऐसे में भले ही डॉम्स का मेन प्रोडक्ट 5 रुपए की पेंसिल ही क्यों ना हो, लेकिन वो हर साल बंडलिंग के जरिए लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। और इसी तरह की कमाल की स्ट्रैटेजीज की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2018 में जहां कैमलिन और हिंदुस्तान पेंसिल का नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.15% था, वहीं डॉम्स 6% के नेट प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा था। इस तरह हम देख सकते हैं कि डॉम्स अपने बहुत से पुराने कंपनीज को पीछे करके आज उनसे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बाकी दोस्तों, क्या आपने कभी डॉम्स पेंसिल का यूज किया है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं जिसने लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं।